कितने लोगों को बैकलॉग और रिवीजन की प्रॉब्लम चल रही है? बैकलॉग 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 आसाम से, बहुत बढ़िया। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस और नो में जवाब दे दीजिए, कितने लोगों को बैकलॉग, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन इन सब में प्रॉब्लम चल रही है। बैकलॉग, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीशन इन सब में प्रॉब्लम चल रही है। फटाफट है तो यस थम्स अप कर दीजिए, यस थम्स अप, नहीं है तो नो थम्स डाउन कर दीजिए। बताइए, जल्दी से जल्दी बताएंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे करना है। हाँ, बैकलॉग में प्रॉब्लम है तो बैकलॉग में प्रॉब्लम लिख दीजिए, रिवीजन में प्रॉब्लम है तो रिवीजन में प्रॉब्लम लिख दीजिए। एक्चुअल में मैं इसका सॉल्यूशन तुमको बताऊंगा आज कि क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब उसका रेमेडी जो मैं बताऊंगा वो आप खुद कर लीजिए, या मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप उस तरीके से करिए। आपका चॉइस है कि आपको करना कैसे है, क्योंकि समस्या है तो समाधान निकालना पड़ेगा। क्या है? यस बैकलॉग है। बैकलॉग है। तो डू यू थिंक कि अक्टूबर मिड में बैकलॉग लेके बैठे हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मार्च तक, क्योंकि अप्रैल में तो रिवीजन करोगे। तो अक्टूबर हटा देता हूँ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 से 5 महीने में पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्या तुम्हें लगता है पूरा 11th 12th फिजिक्स, पूरा 11th 12th केमिस्ट्री, पूरा 11th 12th बायोलॉजी 5 महीने में बहुत आसान होगा? चलो ठीक है, रिवीजन का प्रॉब्लम है, बैकलॉग का प्रॉब्लम है, इसका रीजन क्या लगता है तुम्हें? रीजन क्या लगता है रिवीजन में प्रॉब्लम होना, बैकलॉग में प्रॉब्लम होना, इन नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको, इसका रीजन क्या है? चलो रीजन समझते हैं, इसका रीजन क्या है। तो आइए आज बात करते हैं नीट 2026 के बारे में कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहले, जब तक हम रीजन को नहीं समझेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन निकालने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर हम इसके रीजन को नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन का कोई मतलब। तो रीजन बताइए क्या है कि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका बैकलॉग है या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेबस नॉट कंप्लीटेड, और आपको लग भी नहीं रहा है कि 2 साल का सिलेबस आप अप्रैल तक अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इन सब का क्या रीजन आपको लगता है? ये 3 प्रॉब्लम है। हाँ सर, ये 3 प्रॉब्लम है। या फिर आपको जहां पढ़ रहे हो वहां पे समझ नहीं आ रहा है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या कोई सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। तो आप मुझे बताइए, इन सब का समस्या जो आपके सामने आ रहा है, इन सबसे रिलेटेड जो समस्या इन आपके सामने आ रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? जरा मैं समझना चाहता हूं रीजन क्या हो सकता है। रिवीजन, रिवीजन तो प्रॉब्लम है, इसका रीजन क्या है? क्या कहते हैं? प्रोकास्टिनेशन। हाँ, आजकल बड़ा चल रहा है, फैशन है प्रोकास्टिनेशन की वजह से। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। इसका कॉज है टाइम मैनेजमेंट, है ना, रीजन टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, रीजन टाइम मैनेजमेंट। और जब तक देख देख भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, अब प्रॉब्लम का कॉज आइडेंटिफाई हो जाएगा, तभी उसकी दवा मिलेगी। अब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सीधा दवाई लिख देगा क्या? नहीं, बीमारी पता करेगा। अच्छा, बीमारी किस रिएक्शन से हुआ वो भी पता करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है, बताना जरा जल्दी से, क्या तुमको लग रहा है? जब तुमको ये नहीं लग रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर तो क्या ही तैयारी करोगे? तो छोड़ ही दो, तब तो रहने दो, क्या ही मतलब है फिर, जब तुमको यही नहीं पता चल रहा कि प्रॉब्लम क्यों है। नॉट कंसिस्टेंट, अच्छा, कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना भाई, अंग्रेजी हमारी थोड़ी खराब है, अंग्रेजी हमारी मुलायम है थोड़ी, है ना, लेजीनेस, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मोबाइल प्रॉब्लम, ठीक है, घर का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम ही है। तू एक काम करना, अपने को छोड़ के सबको प्रॉब्लम नाम दे दे, कह रहा है सर फैमिली प्रॉब्लम, मोबाइल प्रॉब्लम, घर प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम है। अरे भाई, तू खुद ही प्रॉब्लम है एक। चल आप बात करता हूँ अब, एक्चुअल में ये सब प्रॉब्लम तो है कंसिस्टेंसी का, टाइम मैनेजमेंट का। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे कि रीजन क्या है इस सारी प्रॉब्लम का। तो देखो, कंपटीशन की तैयारी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि आप उसमें इस तरीके से पढ़ाई करने लग जाएं कि उसके डिफाइंड सिलेबस के अंदर जाके कुछ भी पढ़ रहे हो आप। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस एनटीए ने दिया है, उस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स है, उस टॉपिक का कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो।
एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकलता है साम दाम दंड भेद से। आपको हर तरीके से सिर्फ गधा मजदूरी नहीं करना है, आपको मेहनत की मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आपको मेहनत करना है। आपको हाई रिलेवेंट चीजें पढ़नी है। देखो, पढ़ने को तो आप बीएससी की चीजें पढ़ लो, पढ़ने को तो आप रिसर्च कर लो, बायोलॉजी पे रिसर्च कर लो, केमिस्ट्री पे रिसर्च कर लो, लेकिन वो रिसर्च की चीजें तो नीट में नहीं आए। नीट 2023-24 इजी था, मैं मानता हूं, आपसे सवाल हो जाते 23-24 के पेपर में, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा था। 660 कट ऑफ था नीट 2024 का। तो उसमें आप अगर 40 सवाल एक्स्ट्रा भी कर लेते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। और अगर आप 30 क्वेश्चन नीट 2025 में कम भी कर रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले इस माइंडसेट को समझो, सबसे पहले इस माइंडसेट को समझो कि अगर मैं बात करूं नीट 2024 की और मैं बात करूं नीट 2025 की, मेरी बात सुनना, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं। तो 24 में पेपर इजी है तो कट ऑफ 660 हुआ था, इस बार कट ऑफ 530 है। डिफरेंस कितने नंबर का है? डिफरेंस कितने नंबर का है? तो सर डिफरेंस आ रहा है लगभग लगभग 130 नंबर का। 130 को 4 से डिवाइड करो तो कितने आ जाएंगे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट बताओ, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या ये लगभग लगभग 30? तो 4 × 3 = 120 आ जाएगा। 30, 24-25 क्वेश्चन का फर्क, 32 क्वेश्चन का फर्क है, लगभग लगभग 32-33 क्वेश्चन का, 33 क्वेश्चन। अब पूरे पेपर में अगर आपसे, अब सुनना, अगर आपसे पूरे पेपर में नीट 2025 के पेपर में अगर 25 क्वेश्चन नहीं भी बने और नीट 2024 के पेपर में तुम 25 क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे, क्या बात सेम है कि डिफरेंट है? जल्दी बता दो, बात सेम है कि डिफरेंट है? भाई ये तो मैं डेटा पे बात कर रहा हूं ना। नीट 2024 में कट ऑफ है 660, कट ऑफ है 660, नीट 2025 कट ऑफ है 530। मैं वही डेटा पे बात कर रहा हूं। अगर आप इसमें 30 क्वेश्चन ज्यादा कर ले, इसमें 30 क्वेश्चन कम कर ले, और 30 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन दोनों ही केस में वो सेम चीज है कि डिफरेंट चीज है कि अगर आप एक पेपर में 30 क्वेश्चन ज्यादा करते हो, एक पेपर में 30 क्वेश्चन कम करते हो, बात तो सेम है। रैंक वाइज, मार्क्स वाइज तो सेम, आप सेम जगह पे पहुंच गए। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो कि नीट 2025 में फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन टफ थे, तो 4-5 क्वेश्चन टफ थे तभी तो 180 में से 180 किसी के नहीं आए। और आपको क्या लगता है 687 पे रैंक 1 होने का क्या मतलब है? जहां पे कट ऑफ 660 जा रहा है वहां पे AIR 1 687 पे आ गया। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि 35 नंबर कम आए भाई, 32-33 नंबर कम है। 32-33 नंबर मतलब 6-7 क्वेश्चन कम किया, 6-7 क्वेश्चन कम किया, इसका साफ मतलब है कि फिजिक्स में 3 क्वेश्चन कम किए होंगे। तो कंपटीशन की तैयारी अंधेरे में चलने से नहीं होती है। आप पढ़ रहे हो इसका यह मतलब नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप सिर्फ सिलेबस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, इसका यह मतलब नहीं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी फिजिक्स, सारी केमिस्ट्री और सब कुछ उसमें कंप्लीट किए जा रहे हो, इसका यह मतलब नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी करो। कंपटीशन की तैयारी का मतलब होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तुम उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करो जैसा नीट आता है। तो सर हम कौन सा पैटर्न पकड़े, नीट 24 की नीट 25? एक ही बात है। तो नहीं तो बोला सेम है सर। 10 क्वेश्चन ज्यादा करना, 20 क्वेश्चन ज्यादा करना, 30 क्वेश्चन ज्यादा करना और 30 क्वेश्चन करना तो सेम ही बात है। तो उस नीट 2025 में से अगर 25 क्वेश्चन में हटा दूं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों पेपर सेम है कि नहीं है? तो सेम है। तो कैसे पढ़ना है? हाईली रिलेवेंट चीजें पढ़नी है। आप ये ना पढ़े कि पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और समेट पा नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का? मतलब आजकल ये फैशन जब बन गया है कि भाई नीट 2025 का पेपर है तो भाई कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, सेम चीज है दोनों। पढ़ने का एटीट्यूड जैसा 24 में था वैसा 25 में था। तो अभी से अगर बात करें तो हाईली रिलेवेंट पढ़ना है। सबसे पहली बात, आप पढ़ो उतना ही जितना आप समेट पाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप हाईली रिलेवेंट और काम की चीजें पढ़ रहे हो मतलब आप बेवकूफ हो, नहीं। पर पेपर के बाद पता चल जाएगा आप कितने समझदार थे। पेपर के बाद पता चल जाएगा कितने समझदार थे। एनटीए 2025 में गलती करके 26 में शायद अपनी गलती सुधार ली, लेकिन आप उस गलती पे गलती करते चले जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब आराम से घर पर जाके आंख बंद करके शांति से महसूस करना कि मैंने क्या बोला है। हो सकता है कि नीट 2025 की गलती को एनटीए आराम से
2026 में सुधार ले, लेकिन तुम उस गलती के फ्लो में चलते चलते 2026 में भी वो गलती कर बैठो। सर क्या? बहुत सारे रीजन थे यार। कट ऑफ हाई चला गया था, पेपर बहुत इजी था, 720 में 720 70 बच्चों के आ गए थे, उनको कम करना था, इसीलिए उन्होंने अजीब से सवाल बनाए। इसका ये मतलब नहीं कि आप अजीब सी तैयारी करने लगोगे, तैयारी तो वही करोगे ना जो रिलेवेंट है। उसी तरीके से जो पढ़ाई करेगा, उसी तरीके से अच्छे से जो पढ़ाई करेगा। और इस ड्रीम 45 में मैंने किया था, एक बच्चा बार बार स्पैम करा तो बता दूं, वो अच्छे से जो करके गया वो मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेशन में आके उस बच्चों ने बता दिया। तो ध्यान से सुनना, उनको कट ऑफ कम करना था, तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन अजीब से बना दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अजीब सी तैयारी करोगे, तैयारी वैसे ही होगा जैसा पहले भी हुआ करता था। आप इस बार भी सिलेक्शन उसी का हुआ है जो अच्छे से फोकस्ड होके इस तरीके से पढ़ाई किया है जो एकदम रिलेवेंट है। तो सबसे पहले आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है ना कि आप ज्यादा रैंडम चीजें पढ़ रहे हो। खूब ज्यादा चीजें पढ़ ली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इफिशिएंटली, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, वो चीजों पर तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। आप पढ़ो, पढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, तुमको लेवल अप करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़नी है, तो कैसे पढ़ोगे? सारी चीजों को इक्वल प्रायोरिटी देते हुए कि थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नीट में किस तरह के सवाल आते हैं। आपको जेई मेन लगाना है, जेई मेन के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इस दायरे को समझते हुए कि नीट में बहुत सारे सवाल कैसे आते हैं, इस दायरे को समझते हुए नीट में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या, नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते आए हैं पिछले 10 साल में। 2016 भी टफ आया था ना, 17-18 तो इजी हो गया था, 2021 भी टफ आया था ना, 22-23 तो इजी हो गया था। तो मैं इजी और टफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रिलेवेंसी से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब सुनो, आप कह रहे हो कि सर रिवीजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ते हुए कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया कि कौन ज्यादा जरूरी है, कौन कम जरूरी है, कौन मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएगा, कौन सी थ्योरी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अगर ये नहीं करोगे तो आप समेट नहीं पाओगे और आप कभी इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट को सेम वेटेज देते हुए अपनी पढ़ाई खराब कर लोगे। तो वेटेज कैसे देना है, इंपॉर्टेंट को अलग, अनइंपॉर्टेंट को अलग। मल्टीपल रिवीजन किसकी करनी है, जिससे सवाल खूब सारे आते हैं। समझ में आया? दूसरी बात, टाइम मैनेज नहीं हो रहा।